आज का हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। यूनाइटेड नेशन हमने ये सोच के बनाया कि ये दुनिया हेल जैसी है, हेल से लोगों को बचाने के लिए यूएन को बनाया गया था। यही 5 कंट्रीज थे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग थे और जो कि वॉर में जीत गए थे। तो अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल को पसंद नहीं करती। हेलो बच्चों, वेलकम टू दृष्टि स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग एक और चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वन शॉट मतलब इस एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आई नो आप में से काफी सारे बच्चों को ये चैप्टर लेंदी लगता है, टफ लगता है। तो आज के क्लास में हम ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। डन? तो आगे बढ़ने से पहले सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी ऐसे और भी वन शॉट्स आए या क्लासेस आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी ओपन करो, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें आप ये समझोगे कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, आजकल के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा। और सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ था तब यूएसए के हाथ में बहुत सारी पावर चली गई थी। तो उस सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल रहा, वो आप इस चैप्टर में समझोगे। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगे। तो आप ये भी पढ़ोगे कि इंडिया का क्या नजरिया है यूनाइटेड नेशन को लेकर, इंडियन गवर्नमेंट के क्या व्यूज हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। ओके, और हम ये भी समझेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर यूएसए के हाथ में पावर बढ़ती जा रही है, एक ऐसे सिचुएशन में क्या यूनाइटेड नेशन हमारी कोई मदद कर सकता है, क्या यूनाइटेड नेशन ऐसी सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में ज्यादा पढ़ोगे आप, पर यूनाइटेड नेशन के अलावा और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्या है वो समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग आराम से इस इमेज को देख लो, आपके एनसीईआरटी का ही इमेज है। हमें क्या देखने को मिल रहा है इस इमेज में कि एकदम वॉर का सिचुएशन है, वॉर का माहौल चल रहा है और बीच बीच में आपको यूनाइटेड नेशन के सिंबल्स देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, लेबनान यूएन रेजोल्यूशन। तो आपको ऐसे यूनाइटेड नेशन के सिंबल देखने को मिलेंगे। अब इस इमेज का क्या मतलब है हम डिटेल में समझते हैं। ओके तो ये इमेज जून 2006 की एक कहानी को दर्शा रहा है। जून 2006 में क्या हुआ बच्चों, इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर देता है। क्यों कर देता है, इजराइल कहता है कि लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह नाम से, हम इस मिलिटेंट ग्रुप को हटाने के लिए ये अटैक कर रहे हैं। पर लेबनान में क्या हो रहा था, बहुत सारे आम लोग, सिविलियंस जो वहां पे रहते थे, उन्हें भी इस वायलेंस की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर बॉम्बिंग करी जा रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे।
तो ऐसे में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन को जल्दी जल्दी एक्शन लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, पर क्या होता है, ये सिचुएशन तो जून 2006 से ही चल रही होती है, पर यूनाइटेड नेशन में इस मैटर से रिलेटेड रेजोल्यूशन अगस्त में पास होता है और उसके बाद एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तो अक्टूबर में होता है। अक्टूबर में जाकर इजराइल अपनी आर्मी हटाने लगती है लेबनान से। तो जून का ये जो इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, इसका सॉल्यूशन अक्टूबर में आकर निकलता है। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे बहुत अर्जेंट सिचुएशंस में भी यूनाइटेड नेशन कई बार बहुत धीरे एक्ट करता है ना। पर आपसे कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आपने ध्यान दिया होगा कि यूनाइटेड नेशन को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, है ना। काफी लोगों के नजरिए में आपने ऐसे देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन को हम एक शांति का सिंबल मानते हैं, ह्यूमैनिटी, शांति और कोऑपरेशन का सिंबल मानते हैं। तो क्या यूनाइटेड नेशन अच्छा है या क्या यूनाइटेड नेशन बुरा है, ये समझने के लिए हम दो लोगों के कोटेशन को सुनेंगे, ठीक है। तो पहला जो कोटेशन है वो यूनाइटेड नेशन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, वाई डू वी देन नीड ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की हमें क्या जरूरत है। तो उस टाइम पे जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने क्या कहा था, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। इन्होंने क्या कहा, यूनाइटेड नेशन हमने ये सोच के नहीं बनाया कि हाँ यूनाइटेड नेशन बन जाएगा तो दुनिया हेवन जैसी हो जाएगी, नहीं, यूनाइटेड नेशन हमने ये सोच के बनाया कि ये दुनिया हेल जैसी है, हेल से लोगों को बचाने के लिए यूएन को बनाया गया था, ठीक है। मतलब बेसिकली सेंटेंस का क्या मतलब है कि यूनाइटेड नेशन के आ जाने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा, पर हाँ हमारी थोड़ी बहुत दिक्कतें कम होने लगेंगी। नेक्स्ट जो कोटेशन है वो हमारे शशि थरूर जी का है। उन्होंने क्या कहा था एक बार यूनाइटेड नेशन को लेकर, टॉकिंग शॉप, yes, there are a lot of speeches and meetings at UN। तो शशि थरूर जी ने कहा कि हाँ टॉकिंग शॉप, क्या यूनाइटेड नेशन में सिर्फ बातें होती रहती हैं, लंबे लंबे स्पीचेस होते रहते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ यूनाइटेड नेशन में तो बहुत स्पीच होते हैं, बहुत मीटिंग होते हैं। पर फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक बार चर्चिल ने ऐसा कहा था कि जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर। क्या मतलब है इस लाइन का, कि बात करके एक दूसरे को बोर करना वॉर करने से तो बेटर ही है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छी बात है कि यूनाइटेड नेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम बातचीत करके एक दूसरे को बोर कर सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने से तो बेटर ही है, फार बेटर है, ठीक है। तो ये दो कोटेशन सुनने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, पर फिर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वॉर और पीस रिलेटेड मैटर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही कंट्रीज मिलजुल कर काम करते हैं। अक्सर क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वॉर करने बैठ जाए हर छोटी बात पे, है ना। काफी सारे प्रॉब्लम्स तो बातचीत करके शांति के साथ सुलझाए जा सकते हैं, और यही रोल होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वॉर को टालना और बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराना, ठीक है। An international organization is not a super state with authority। कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हारे कंट्री के ऊपर रूल करेगा, है ना। वो तुम्हारी गवर्नमेंट थोड़ी है कि भाई यूनाइटेड नेशन ने जो कह दिया हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा मत सोचो। यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारी कंट्रीज मिलजुल कर अपने प्रॉब्लम्स को शांति के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ओके।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक और काम होता है। क्या काम होता है? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे एक कंट्री अकेले नहीं सुलझा सकती। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए हम सारी कंट्रीज को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मदद करता है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? डिजीज। जैसे जब कोविड फैल रहा था तब हम सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ा, है ना? तब ऐसा नहीं था कि चलो एक कंट्री ने कोविड संभाल लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं, अगर किसी और कंट्री से भी कोविड नहीं संभल रहा था तो वो पूरे दुनिया में ही फैल रहा था। तो डिजीजेस एक ऐसा प्रॉब्लम है, अगर हमें डिजीजेस को सॉल्व करना है तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर किसी और देश ने कोई वैक्सीन बना ली तो उसे बाकी सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मदद कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी किसी एक कंट्री की दिक्कत नहीं है, पूरे दुनिया की दिक्कत है ना? अगर कल को सिर्फ इंडिया अपना सारा पोल्यूशन कंट्रोल करके बैठ भी गया तो भी फायदा नहीं है, सारी कंट्रीज को पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को सॉल्व करने में भी यूनाइटेड नेशंस हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपको, कभी कभी क्या होता है, कंट्रीज को ये एहसास होता है कि हमें साथ में काम करना पड़ेगा तो ही हमारी दिक्कतें सॉल्व होंगी, पर फिर भी वो लोग साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते। उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि क्या होगा अगर मैं तो अच्छे से काम करूं पर सामने वाली कंट्री मुझे धोखा दे दे, है ना? हम लोग अपने फायदे को आपस में बांटेंगे कैसे, हम अपने बेनिफिट्स को आपस में बांटेंगे कैसे, हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये लोग एक अग्रीमेंट में आ नहीं पाते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रीज की मदद कर सकते हैं कि चलो हम तुम्हारे लिए अग्रीमेंट बनाएंगे, हम तुम्हारी मदद करते हैं कि तुम लोग साथ में मिलकर काम करो। ओके, नेक्स्ट, विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूएन मे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट रोल। तो कह रहे हैं कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, तो हमें पता है जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आया, एंड उसी टाइम पे यूनाइटेड नेशन का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, वो धीरे धीरे बदलने लगा। तो कोल्ड वॉर जब खत्म होता है तो सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है और यूएसए कोल्ड वॉर में जीत जाता है। तो उस टाइम पे सबको ये डर था कि यूएसए के हाथ में कुछ ज्यादा ही पावर जा रही है, क्या कोई यूएसए के ऊपर नजर रख पाएगा? कल को अगर यूएसए कुछ गलत करता है तो क्या हम में से कोई उससे सवाल कर पाएगा? तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था। तो क्या यूनाइटेड नेशन यूएसए के डोमिनेंस को बैलेंस करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के एंड में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं जो कि है एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। ठीक है, टाइम के साथ साथ कैसे यूएन बना, कैसे यूएन बदला, ये सब पढ़ते हैं। तो पहले तो हुआ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना नुकसान होता है, इतने लोग मारे जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि चलो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम ये काम देंगे कि अब आगे कोई वॉर ना हो, ये देखना तुम्हारा काम है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, इसी सोच के साथ हम लोग बनाते हैं लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था ये देखना कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो गया पर अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। पर हमें पता है कि लीग ऑफ नेशंस इस काम में सक्सेसफुल नहीं रहता, आगे जाकर एक और वॉर होता है जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जो कि 1939 से 45 तक चला। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हम लोग सोचते हैं कि फिर से बहुत सारा नुकसान हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, हमने लीग ऑफ नेशंस को रखा था देखने के लिए कि आगे वॉर ना हो, पर लीग ऑफ नेशंस अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। इसीलिए
हम लोग लीग ऑफ नेशंस को हटा देते हैं और लीग ऑफ नेशंस की जगह आता है एक नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया? 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही यूनाइटेड नेशन को बना दिया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कैसे बना? उस टाइम पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया, यूनाइटेड नेशन चार्टर को साइन किया गया और उस टाइम पे 51 कंट्रीज ने ये साइन करा और फिर यूनाइटेड नेशन बना। यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि मैं वो करने की कोशिश करूंगा जो कि लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया। तो इनका क्या मकसद था? इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल पर सारे लड़ाई झगड़ों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और इन्होंने इस होप के साथ यूनाइटेड नेशन को बनाया कि आगे जाकर वॉर नहीं होना चाहिए, और अगर चलो मान लो कोई वॉर हो भी गया तो हम कोशिश करेंगे कि उस वॉर का जो रिजल्ट है, मतलब उस वॉर के वजह से जो नुकसान हो रहा है, जितने लोगों की डेथ हो रही है, उस नंबर को हम रिड्यूस करें, वॉर का जो इम्पैक्ट है उसे कम से कम रखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अक्सर वॉर क्यों होते हैं? जब देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी होती है ना, देश में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, उस टाइम पे वॉर ज्यादा होते हैं। अगर सारे देश बढ़िया कर रहे होंगे, सारे देश का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो वॉर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इसीलिए हम ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपमेंट के ऊपर भी नजर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2011 तक आते आते यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर्स आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज यूनाइटेड नेशन को एक एक करके ज्वाइन करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है, वहां पर सारे कंट्रीज के पास एक एक वोट रहता है ना। तो अगर कल को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कोई डिस्कशन हो रहा है, तो जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उन सब के हाथ में एक एक वोट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन में एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं यूएनएससी। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, है ना। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 15 कंट्रीज होते हैं। इन 15 में से 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको हम परमानेंट कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, बाकी के जो 10 कंट्रीज हैं वो हर 2 साल में बदलते हैं, पर ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमेशा परमानेंट है, फिक्स्ड रहते हैं यूएनएससी में। इन 5 कंट्री का नाम आपको याद होना चाहिए, अभी याद कर लो। ठीक है, कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं? यूएसए, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। ठीक है, तो ये 5 क्या है? परमानेंट कंट्रीज हैं यूएनएससी के। अब आप सोचोगे कि इन्हीं 5 को परमानेंट क्यों बनाया गया, हमारा इंडिया क्यों नहीं है यहाँ पे, इन्हीं 5 को परमानेंट क्यों बनाया गया? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस टाइम पर यही 5 कंट्रीज थे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग थे और जो कि वॉर में जीत गए थे। तो क्योंकि ये उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज थे, तो इनको हमने परमानेंट बना दिया यूएनएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, मतलब यूनाइटेड नेशन के मेन हेड कौन होते हैं, उनको हम कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो अभी जब मैंने आपको कोटेशन पढ़ाया था, सबसे पहला वाला डैग जो थे वो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो फिलहाल यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है, तो आपको ये स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना है। ये 9th सेक्रेटरी जनरल बने थे यूनाइटेड नेशन के। इनकी इमेज मैंने डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट,
तो ये 1 जनवरी 2017 में सेक्रेटरी जनरल बने थे एंड उससे पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज में काम कर रखा है। ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एक मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, और एक मैंने आपको बता दिया यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ये दोनों अक्सर वॉर एंड पीस, मतलब एकदम वॉर और पीस के जो एकदम इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होते हैं, ये जनरली उन सिचुएशंस के बारे में डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, जनरली ये लोग वॉर पीस रिलेटेड बातें करते हैं। नेक्स्ट, और भी एजेंसीज और भी ग्रुप्स हैं यूनाइटेड नेशन के, इनके बारे में अभी एक एक करके इनका नाम सुनते हैं। एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहते हैं हम शॉर्ट में। एक है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आप लोगों को ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं यूनेस्को। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके। नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम के साथ साथ बदलाव की जरूरत होती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, हर ऑर्गेनाइजेशन को बदलाव की जरूरत होती है। यूनाइटेड नेशन भी ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि अलग अलग कंट्रीज ये डिमांड कर रही हैं कि यूनाइटेड नेशन में हमें बदलाव की जरूरत है ना। तो किस टाइप का बदलाव लोग मांगते हैं यूनाइटेड नेशन में? सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, उन सब में बदलाव लाने की जरूरत है। सेकंड, लोग क्या कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जूरिसडिक्शन मतलब किन किन मैटर्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस नजर डालेगा, किन मैटर्स को यूनाइटेड नेशन संभालेगा, इस चीज पे भी हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री मानती है कि यूनाइटेड नेशन को बदलाव की जरूरत है, पर ये बदलाव लाए कैसे, है ना, बदलाव लाना कैसे है, इसे लेकर क्लैरिटी ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सबसे ज्यादा कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में ही बदलाव लाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि UNSC में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। तो काफी सारी कंट्रीज कहती हैं कि ये जो 15 वाला नंबर है, इस नंबर को बढ़ा दो, है ना। सिर्फ 15 कंट्रीज को मेंबर क्यों बना रहे हो? आप परमानेंट कंट्रीज भी बढ़ाओ, नॉन परमानेंट कंट्रीज भी बढ़ाओ, ऐसा कंट्रीज कहती हैं। ठीक है, स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में से ज्यादा कंट्रीज को उठाओ, क्योंकि उन्हें कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और USA जैसी जो कंट्रीज हैं, वो अक्सर कहती हैं कि यूनाइटेड नेशन को अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने बजट के प्रोसेस में बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि यूनाइटेड नेशन को और अच्छे से पीस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। वॉर टालना, वॉर के इफेक्ट्स को कम करना, ये यूनाइटेड नेशन उतना अच्छे से नहीं कर रहा, आपको और इफेक्टिवली ये काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, काफी सारी कंट्रीज हैं जो कहती हैं यूनाइटेड नेशन को डेवलपमेंट के ऊपर और अच्छे से फोकस करना चाहिए। आप अलग अलग कंट्रीज में हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, इन सब के ऊपर फोकस करो। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग डिमांड्स हैं यूनाइटेड नेशन को लेकर। ठीक है,
तो अब यूनाइटेड नेशन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा और समझते हैं और उसे कैसे बदलने की बात हो रही है वो भी थोड़ा समझते हैं। तो यूनाइटेड नेशन मैंने आपको बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही 1945 में यूनाइटेड नेशन को बना दिया गया, ठीक है। और उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो यूनाइटेड नेशन तभी बना, तो वो उस टाइम के पॉलिटिक्स के हिसाब से बना था। पर फिर आगे जाकर कोल्ड वॉर हो जाता है। कोल्ड वॉर के बारे में पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। फिर क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म होता है, सोवियत यूनियन खत्म होता है, और जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स फिर से बदल जाती है ना। तो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है। सोवियत यूनियन के खत्म होते ही यूएसए स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन जाती है। फिर उस टाइम पे रशिया यूएसए के साथ रिलेशंस ठीक करने की कोशिश करता है। चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज तेजी के साथ डेवलपमेंट करने लगती हैं और एशिया में और भी कंट्रीज तेजी के साथ ग्रोथ करने लगते हैं। इसी टाइम पे बहुत सारे नए कंट्रीज भी उभरने लगते हैं। सोवियत यूनियन जब खत्म होता है तो अलग अलग कंट्रीज को आजादी मिलती है, सब खुद की नई नई कंट्री बना लेते हैं। तो इस टाइम पे नई नई कंट्रीज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रही थी। नेक्स्ट, कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें नए नए चैलेंजेस, नई नई दिक्कतों को देखना पड़ा, जैसे कि सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग लोग आपस में लड़ रहे हैं। जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करके उन्हें खत्म करना। एथनिक लड़ाइयां, टेररिज्म, न्यूक्लियर पावर को लेकर इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये सब संभालने के लिए हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत थी। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब सबके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या यूनाइटेड नेशन अब बदलते पॉलिटिक्स को संभाल पाएगा, या क्या अभी हमें यूनाइटेड नेशन को भी बदलना चाहिए ताकि वो चेंजिंग पॉलिटिक्स को संभाल पाए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में क्या बदलाव आया, कैसे आया, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, सब लोग मान गए कि हाँ यूनाइटेड नेशन को बदलना है, पर कैसे बदले यहां पर इशू आ रहा था। तो इसी के चलते 1992 में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था, और उस रेजोल्यूशन में कहा जाता है कि बेसिकली हर कंट्री की 3 कंप्लेंट है यूनाइटेड नेशन से। वो 3 कंप्लेंट क्या थी? पहली कंप्लेंट ये थी कि यूएनएससी जो है ये आजकल के पॉलिटिक्स के हिसाब से काम नहीं कर रहा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही अभी फंसा हुआ है। अब पॉलिटिक्स चेंज हो गया तो उस हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लेन क्या थी? नेक्स्ट कंप्लेन थी कि यूनाइटेड नेशन वेस्टर्न वैल्यूज के ऊपर ज्यादा जोर देता है। मतलब यूनाइटेड नेशन यूएसए जैसी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, उनके वैल्यूज को ज्यादा जल्दी सुन लेता है, बाकी कंट्रीज के ऊपर ये लोग ध्यान नहीं देते। लैक ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, थर्ड कंप्लेन क्या थी? कि सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब इन्हीं 3 कंप्लेंट्स को नजर में रखते हुए क्या होता है, 1 जनवरी 1997 को उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नन। वो एक इंक्वायरी बिठाते हैं इस बात पे कि यूनाइटेड नेशन को कैसे बदला जा सकता है, और फिर धीरे धीरे ये बात होने लग जाती है कि अगर कल को हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नई कंट्री को लाते हैं तो वो प्रोसेस कैसा होगा, किस आधार पे यूएनएससी में नए देश को ऐड किया जाएगा। मैंने आपको बताया 15 मेंबर्स हैं, है ना। तो अगर कल को कोई नई कंट्री आती है यूएनएससी में तो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए नए कंट्री को ऐड करने के लिए, ये डिस्कशन होने लगता है।
है ना। तो इस डिस्कशन में ये लोग एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कि कल को अगर कोई नई परमानेंट या अगर कोई नई नॉन परमानेंट मेंबर को हम ऐड करते हैं यूएनएससी में, तो वो किस आधार पे ऐड किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो नया मेंबर होगा यूएनएससी का, वो नया मेंबर एक ऐसा देश होना चाहिए जिसके पास बढ़िया इकोनॉमिक पावर हो, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक पावर हो। फिर ये कहते हैं कि वो एक ऐसा देश होना चाहिए जिसके पास बढ़िया मिलिट्री पावर हो। फिर ये कहते हैं कि एक ऐसा देश होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन के बजट में अच्छे से कंट्रीब्यूट करे। फिर ये कहते हैं कि वो नया देश एक बड़ा देश होना चाहिए जिसके पास अच्छी खासी पॉपुलेशन हो। फिर ये कहते हैं कि एक नया देश जो यूएनएससी को ज्वाइन करेगा वो एक ऐसा देश होना चाहिए जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की इज्जत करता हो, और वो एक ऐसा देश भी होना चाहिए जिसके यूएनएससी के ज्वाइन करने से लगे कि अच्छा, इस देश ने जब यूएनएससी को ज्वाइन करा तो यूएनएससी में डाइवर्सिटी आ गई। ऐसा देश होना चाहिए, इन्होंने बोला। अब ठीक है, इनके पॉइंट्स इन्होंने बता दिए कि कल को नया देश आएगा तो वो ये सारे क्राइटेरिया मीट करने चाहिए, ठीक है। पर इन क्राइटेरिया में कुछ दिक्कतें भी हैं बच्चों, इन क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो नया देश है वो एक ऐसा देश होना चाहिए जिसकी इकोनॉमिक पावर अच्छी हो, जिसकी मिलिट्री पावर अच्छी हो। तो कितनी अच्छी हो ये इन्होंने नहीं बताया। कितनी इकोनॉमिक पावर चाहिए आपको, कितनी मिलिट्री पावर चाहिए, ये क्लियर नहीं किया गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हें बजट में कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए रहेगा उस नए देश से। इन्होंने कहा कि इनको एक ऐसा देश चाहिए जिसका पॉपुलेशन ज्यादा हो। पर पॉपुलेशन ज्यादा होने को तो हम दिक्कत मानते हैं ना, फिर इनको बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री क्यों चाहिए, ये क्लैरिटी हमें नहीं दी गई। और फिर इन्होंने कहा कि इनको एक ऐसी कंट्री चाहिए जिसके यूएनएससी को ज्वाइन करने के बाद लोगों को लगे कि डाइवर्सिटी बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में से कंट्री को उठाना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या इसका मतलब ये है कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी चाहते हो, तो आप क्या ये चाहते हो कि अलग अलग कल्चर के लोग यूएनएससी में रहे। पर हम ये कैसे मेक श्योर करें, क्योंकि एक देश के अंदर ही इतने सारे कल्चर्स होते हैं, तो हम ये कैसे डिवीजन करेंगे कि कौन सा कल्चर यूएनएससी में जाना है, कौन सा नहीं। इसे लेकर कोई क्राइटेरिया, क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिला। नेक्स्ट, a related issue was to change the nature of membership altogether. Some insisted, for instance, that the veto power of 5 permanent members be abolished. कह रहे हैं कुछ कंट्रीज ने ये बोलना स्टार्ट करा कि यूएनएससी में तो सबसे पहले वीटो पावर का सिस्टम हट जाना चाहिए, ठीक है। तो आप एक तरफ देखो तो यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी की बहुत इज्जत करता है, दूसरे तरफ क्या चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ने 5 कंट्रीज को परमानेंट करके बिठा दिया है और उन 5 परमानेंट कंट्रीज को एक स्पेशल पावर भी दे रखी है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। वैसे तो आगे जाकर वीटो पावर क्या है आपको समझाया जाएगा, पर अभी क्योंकि ये शब्द यहाँ पर आ गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीटो पावर मतलब ये एक नेगेटिव वोट होता है। तो मान लो कि कंट्रीज कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, पर ये डिस्कशन में सब लोग वोटिंग कर रहे हैं, है ना, पर यूएसए को ये डिस्कशन अच्छा नहीं लगा तो यूएसए ने अपना वीटो पावर यूज करा, एक नेगेटिव वोट दिया और फिर वो डिस्कशन वहीं खत्म हो गया, फिर वो डिसीजन वहीं पे रुक गया। तो परमानेंट कंट्रीज के पास एक स्पेशल वोटिंग पावर होता है, वीटो पावर, जिसे यूज करके ये डिस्कशंस को, डिसीजंस को वहीं पे रोक सकते हैं। पर ये पावर सिर्फ उन 5 कंट्रीज के पास ही है। तो अब देखा जाए तो वीटो पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है। डेमोक्रेसी में तो हम सबको बराबर मानते हैं, पर वीटो पावर में तो 5 कंट्रीज के ऊपर फोकस करा जा रहा है। तो काफी कंट्रीज कहते हैं कि भाई
ये वीटो पावर वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दो तुम लोग, ये सही नहीं है ना। तो यूएनएससी में मैंने अभी आपको बताया था 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, है ना। 5 परमानेंट कंट्रीज का नाम क्या है, अभी हमने पढ़ा था 10 मिनट पहले, नीचे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी में। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं, है ना। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये हमेशा सेम रहते हैं, और इनको इसीलिए चुना गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये 5 कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल चल रही थी। ठीक है, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए रहते हैं, फिर उन्हें चेंज कर दिया जाता है। और इस तरीके से चेंज किया जाता है कि लगातार किसी कंट्री की बारी नहीं आ सकती, है ना। मतलब अगर आप अभी यूएनएससी का पार्ट हो तो 2 साल के बाद किसी और कंट्री को मौका दिया जाएगा, आपको अब बाद में आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंट है उनके पास 2 फायदे हैं। एक तो कि वो परमानेंट है, दूसरा कि उनके पास वीटो पावर है। ठीक है, तो एक वीटो पावर का भी उनके पास फायदा है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नॉन परमानेंट कंट्रीज के साथ क्या है, 2 साल में बदलना है, और 2 साल में बदलना है मतलब आपकी बारी लगातार नहीं आ सकती। इस तरीके से बदला जाता है कि बाकी कंट्रीज को भी मौका मिलता रहे। ठीक है, अब वीटो पावर देखो यहां पर आपको समझा रखा है। वीटो पावर का क्या मतलब होता है, यूएनएससी में हर कंट्री के पास वोटिंग पावर रहते हैं, हर मेंबर के पास एक एक वोट का पावर रहता है। पर ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर एक नेगेटिव वोट होता है जिसे यूज करके आप किसी भी डिसीजन को वहीं के वहीं रोक सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज बोलते तो हैं कि वीटो पावर डेमोक्रेटिक नहीं है, वीटो पावर में तो भेदभाव हो रहा है, आपने 5 कंट्रीज को एक स्पेशल पावर दे दी, पर फिर भी वीटो पावर के हटने के चांसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि शायद अभी यूनाइटेड नेशन तैयार नहीं है वीटो पावर हटाने के लिए। यूनाइटेड नेशन को ऐसा लगता है कि वीटो पावर जिन भी कंट्रीज को मिले हैं वो बहुत पावरफुल कंट्री हैं। अगर कल को इनसे बोल दिया गया कि भाई हम वीटो पावर वाला जो आपका स्पेशल पावर है हम वीटो पावर हटा रहे हैं, तो ये कंट्रीज फिर यूनाइटेड नेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी और हो सकता है ये यूनाइटेड नेशन को छोड़ भी दे, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन का मानना है कि कुछ कुछ करके इन्हें खुश रखो, यूनाइटेड नेशन का पार्ट रखो, तो ही हम इनके साथ डिबेट डिस्कशन कर पाएंगे। वीटो पावर हटा दिया तो इन्हें बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा, ये तो यूनाइटेड नेशन शायद छोड़ भी दे। तो ये एक डेटा है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अलग अलग कंट्रीज ने वीटो पावर कितनी बार यूज करा। तो ये 2018 तक का डेटा हमें एनसीईआरटी में दे रखा। तो सबसे ज्यादा रशिया ने 135 बार वीटो पावर यूज करा। उसके बाद यूएसए ने 84 टाइम्स वीटो पावर को यूज करा है, यूके ने 32 टाइम्स वीटो पावर यूज करा है, फ्रांस ने 18 टाइम्स वीटो पावर को यूज करा है, और 2018 तक सबसे कम चाइना ने 11 बार वीटो पावर को यूज कर रखा है। नेक्स्ट, जूरिसडिक्शन ऑफ यूएन, इस टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब यूनाइटेड नेशन के 60 इयर्स कंप्लीट हुए उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स ने एक मीटिंग रखी। ठीक है, और इन्होंने बात करना स्टार्ट करा कि हम क्या स्टेप्स लें यूएन को और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स बनाते हैं कि चलो ये सब करते हैं यूनाइटेड नेशन को बेटर करने के लिए। तो ये लोग कहते हैं कि हम एक पीस बिल्डिंग कमीशन लेकर आएंगे यूनाइटेड नेशन में। फिर ये लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल मैटर्स में अब से यूनाइटेड नेशन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। अगर कल को इंटरनेशनल लेवल में कोई भी दिक्कत आई, कोई भी फेलियर आया,
तो यूनाइटेड नेशन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाएंगे, जो कि इन्होंने 19 जून 2006 में बना भी दिया। फिर ये कहते हैं कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लेकर आएंगे। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स को आज के टाइम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। एंड बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है? ये एक लिस्ट ऑफ गोल्स हैं कि हर कंट्री को ये गोल अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हर कंट्री को इक्वालिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे इन्होंने एक लिस्ट बनाई कि ये सारे गोल्स कंट्री को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि हम लोग टेररिज्म को हटाएंगे, हम लोग डेमोक्रेसी फंड बनाएंगे, डेमोक्रेसी के लिए हम लोग एक फंड बनाएंगे। फिर इनका एक ट्रस्टीशिप काउंसिल था, तो इन्होंने कहा कि हम अपने ट्रस्टीशिप काउंसिल को धीरे धीरे बंद कर देंगे। इन्हें लगा ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को हटाने की इन्होंने बात करी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इन्होंने बहुत अच्छा डिस्कशन करा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, पर फिर से हमने देखा कि इन पॉइंट्स में कुछ कुछ दिक्कतें थी। क्या दिक्कत थी? इन्होंने बोला कि ये लोग पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, ठीक है, पर पीस बिल्डिंग कमीशन करेगा क्या, उसे लेकर क्लैरिटी नहीं दी गई। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। तो पूरे दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, आप किस टाइप के मैटर्स में और इन्वॉल्व होगे, इसे लेकर भी क्लैरिटी नहीं दी गई। नेक्स्ट, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। इन्होंने बोला ना ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर नजर रखेंगे, तो एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन का क्या मतलब है ह्यूमन राइट से, किस टाइप के एक्शन को ह्यूमन राइट के खिलाफ माना जाएगा, ये भी क्लियरली नहीं बताया गया। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन ने बना तो दिए, पर ये रियलिस्टिक कितने हैं? ऐसे तो बहुत आसान है कोई भी लिस्ट बना देना कि ये सब करेंगे हम, पर ये कितने रियलिस्टिक हैं, इसके बारे में बात नहीं की गई। इन्होंने बोला टेररिज्म हटाएंगे, पर आप किस टाइप के एक्शन को टेररिज्म मानोगे, कैसे एग्जैक्टली टेररिज्म हटाओगे, इसे लेकर क्लियर डिस्कशन नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि ये एक फंड बनाएंगे डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो उस फंड को आप कैसे यूज करोगे, ये सब नहीं बताया गया क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। इंडिया के क्या ओपिनियन है यूनाइटेड नेशन को लेकर, ये समझते हैं। तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट करा है यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। इंडिया का मानना है कि अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है यूनाइटेड नेशन का और स्ट्रॉन्ग हो जाना। और इंडिया मानता है कि आगे आने वाले टाइम में भी यूनाइटेड नेशन को और अच्छे से डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि डेवलपमेंट के ऊपर तो यूनाइटेड नेशन को और अच्छे से फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देना है। अब इंडिया का एक मेजर कंप्लेन क्या है कि यूनाइटेड नेशन को अपना सिक्योरिटी काउंसिल का नंबर चेंज करना चाहिए, है ना। तो यूएनएससी में सिर्फ 15 मेंबर्स हैं, ये तो बहुत कम है, तो आप इस नंबर को चेंज करो और मेंबर्स को लेकर आओ यूएनएससी में, ऐसा इंडिया कहता है, ठीक है। तो अभी तो 15 है, इससे पहले यूएनएससी में 11 मेंबर्स हुआ करते थे। फिर 1965 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि चलो अब हम 11 की जगह 15 मेंबर्स को रखेंगे यूएनएससी में। पर सोचो 1965 के बाद से ये नंबर चेंज ही नहीं हुआ, अब भी 15 मेंबर्स ही चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि चलो ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स तो तुमने फिर भी बढ़ा दिए, परमानेंट मेंबर्स को तो कोई बढ़ा ही नहीं रहा। तब भी 5 थे, अभी भी 5 ही परमानेंट कंट्रीज चल रहे हैं, तो ये बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो इंडिया का मानना है कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में भी ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। तो इंडिया कहता है यूएनएससी में आप परमानेंट कंट्रीज को भी बढ़ा दो, नॉन परमानेंट कंट्रीज को भी बढ़ा दो। ओके, its representatives have argued that activities of Security Council have greatly expanded in the past few years. तो जो लोग यूएनएससी की साइड लेते हैं वो कहते हैं कि चलो यूएनएससी में हमने देखा कि कंट्रीज तो नहीं बढ़े, पर फिर भी यूएनएससी के एक्टिविटीज तो बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे कह के यूएनएससी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया खुद से भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है ना। हर कंट्री अपने तरफ से यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम परमानेंट बन जाए, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1/5 लोग इंडियंस हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन में, ठीक है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, हम यूनाइटेड नेशन के साथ हर मामले में कोऑपरेट भी करते हैं, है ना। हमने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग प्रोजेक्ट्स में भी हमेशा सपोर्ट ही दिया है। तो इस सब के चलते इंडिया का मानना है कि हमें तो परमानेंट बन जाना चाहिए। इकोनॉमिक मैटर्स में भी इंडिया तेजी से तरक्की करता जा रहा है, तो इस सब के चलते इंडिया कहता है कि हमें भी आप लोग सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट बना दो। जब भी बजटिंग की बात आती है तो इंडिया ने रेगुलर तरीके से यूनाइटेड नेशन को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है, कभी भी हमने कोई दिक्कत नहीं दी यूनाइटेड नेशन को। और हमें खुद से भी पता है कि अगर कल को इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाती है तो उससे क्या होगा, हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो इंडिया तो बनना चाहता है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर, पर इसके बावजूद काफी सारे कंट्रीज हैं जो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि हम परमानेंट बने। सबसे पहला तो हो गया पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान तो नहीं ही चाहेगा कि इंडिया परमानेंट बने। पाकिस्तान के अलावा भी कंट्रीज हैं जो नहीं चाहते इंडिया परमानेंट बने, है ना, क्योंकि हम परमानेंट बन गए तो हमें वीटो पावर मिलेगा, तो उन्हें दिक्कत है कि इंडिया को तो परमानेंट नहीं बनना चाहिए। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, ये लोग न्यूक्लियर वेपन कितना यूज करेंगे, इनकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज हमें नहीं पता, इन्हें परमानेंट मत बनाओ। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया के तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आप इसे अभी परमानेंट मत बनाओ। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया को परमानेंट बनाने से पहले ब्राजील, जर्मनी, जापान या फिर साउथ अफ्रीका को मौका मिलना चाहिए ताकि यूएनएससी में डाइवर्सिटी बढ़े, ठीक है। तो काफी सारे कंट्रीज कहते हैं कि अफ्रीका या साउथ अमेरिका में से किसी कंट्री को परमानेंट बनाओगे तो डाइवर्सिटी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके चलते इंडिया तो क्या, किसी और कंट्री के भी परमानेंट बनने के चांसेस अभी लग नहीं रहे, ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग किसी को भी अभी परमानेंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब सोवियत यूनियन खत्म, सारी पावर यूएसए के हाथ में आ गई। तो यूनाइटेड नेशन का क्या रोल रहेगा यूएसए के पावर को कंट्रोल करने में, वो आप इस टॉपिक में समझोगे। तो क्या यूनाइटेड नेशन यूएसए के पावर को बैलेंस कर सकता है? क्या यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां पर बाकी सारी कंट्रीज यूएसए से मिलजुल कर बातचीत कर सके? ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल है और यूएसए के पावर्स को आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है यूएसए इकलौता सुपर पावर बन चुका है और यूएसए के पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये चाहे तो यूनाइटेड नेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आराम से इग्नोर कर सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के बजट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएसए से
है ना। तो मतलब यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा बजट यूएस से मिल रहा है। तो ऐसे में ये चांसेस कि यूनाइटेड नेशन यूएसए के खिलाफ कुछ बोलेगा वो कम है। और यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर्स है, इनकी जो बिल्डिंग है, वो भी यूएसए के अंदर बनी है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन यूएसए के खिलाफ कुछ बोल पाएगा। यूएसए के बहुत सारे लोग यूनाइटेड नेशन के मैनेजमेंट में काम करते हैं। और चलो मान भी लो कि कल को यूनाइटेड नेशन ने यूएसए के खिलाफ कुछ बोला, यूनाइटेड नेशन में मान लो यूएसए के खिलाफ कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो यूएसए के पास तो वीटो पावर है। यूएसए अपनी वीटो पावर लगाएगा और वो डिसीजन वहीं पे खत्म हो जाएगा, यूएसए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। और यूएसए वैसे भी इतना स्ट्रांग है कि कल को अगर आप यूएसए के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करोगे तो खुद से बहुत सारी कंट्रीज जाके यूएसए की साइड ले लेंगी। तो इसमें लिखा है यूएसए कैन स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि यूएसए के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो वर्ल्ड बट जाएगी, आधी कंट्रीज यूएसए के साइड हो जाएंगी और शायद बाकी आधी कंट्रीज यूएसए की साइड ना हो। तो यूएस इतना स्ट्रांग है, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन शायद यूएसए को बैलेंस करने के लिए उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है। पर फिर भी हमें ये तो मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम से कम सारी कंट्रीज डिस्कशन कर सकती हैं। तो अगर कल को यूएसए कुछ गलत करता है तो यूनाइटेड नेशन कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो है जहां पर सब मिलजुल कर बात कर पाएंगे कि यूएसए जो कर रहा है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, US, in spite of their frequent criticism, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations. The UN does provide a space within which argument against US are heard. कह रहे हैं कि जो भी कहो ये तो मानना पड़ेगा कि यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत सारे कंट्रीज मिलजुल कर काम कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप चाहो तो कल को यूएसए के पॉलिसीज के खिलाफ बातचीत हो सकती है। तो आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। यूनाइटेड नेशन परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इम्परफेक्ट है ना। पर अगर यूनाइटेड नेशन नहीं होगा तो दुनिया और ज्यादा बिगड़ जाएगी, है ना। तो आपको क्या कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ कंट्रीज के बीच के कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में इंटरडिपेंडेंस मतलब अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो ऐसे में तो यूनाइटेड नेशन का रोल बढ़ता जा रहा है और टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा मतलब अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से और बातचीत करेंगे और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते जाएंगे। तो जब ऐसा टाइम आएगा फ्यूचर में तब यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे चैप्टर तो खत्म हो गया, यूनाइटेड नेशन के बारे में सब पढ़ लिया, पर इस चैप्टर में साइड में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं, उन बॉक्सेस को भी कवर करते हुए चलेंगे, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इन बॉक्सेस में यूनाइटेड नेशन के अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रखा है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाता है। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाता है। तो अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कुछ भी होता है तो ये ग्लोबल मीडिया में आवाज उठाता है ना। तो लैंड माइन को हटाने के लिए, चाइल्ड सोल्जर्स का यूज मत करो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाओ, ऐसे अलग अलग इश्यूज में ह्यूमन राइट्स वॉच ने बातचीत कर रखी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे शॉर्ट में IMF बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नजर रखता है। कुछ 190 मेंबर्स हैं आईएमएफ में, पर याद रखना आईएमएफ में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके पास बराबर वोटिंग राइट्स नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, एक कंट्री के पास एक पूरा वोट होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप आईएमएफ में जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हो उस हिसाब से आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो अगर आप ज्यादा रिच कंट्री हो, आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो तो आपके वोटिंग राइट ज्यादा होंगे। अगर आप पुअर कंट्री हो जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाता तो आपके वोटिंग राइट्स कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कुछ कुछ कंट्रीज का बता रखा है कि किसके पास कितना वोटिंग का शेयर है। तो यूएस के पास 16.52% है, इंडिया के पास 2.64 है ना, जर्मनी के पास 5.32 है। तो ऐसा आपको बता रखा है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक एनजीओ है और ये भी ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाती है। इनका मानना है कि ह्यूमंस को प्रॉपर राइट और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, और ये मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स तो इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिविजिबल है, मतलब ह्यूमन राइट तो होना ही होना चाहिए। ये एक ऐसा राइट है जो कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, इतने इंपॉर्टेंट राइट्स हैं ये। और ये लोग रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल को पसंद नहीं करती, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जब भी अपना रिपोर्ट निकालती है तो वो किसी ना किसी गवर्नमेंट की बुराई ही कर रही होती है। नेक्स्ट, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये 1957 में बना था। यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर का विजन था एटम्स फॉर पीस, और इसी विजन के चलते IAEA को बनाया गया। तो इनका मेन काम क्या है, ये देखना कि न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल कामों के लिए यूज किया जाए। तो IAEA क्या करता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर नजर रखता है कि कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन को गलत तरीके से यूज ना करे। नेक्स्ट है WTO, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेड के मैटर्स में सारे रूल्स WTO बनाता है। WTO से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसे हम GATT कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, फिर हमने क्या करा, GATT को हटाया और GATT की जगह WTO ने ले ली। 164 मेंबर्स हैं, ये आपको 2016 का डेटा दे रखा है। और ऑल डिसीजंस आर टेकन यूनानिमसली, but major economic powers have managed to use WTO to frame rules of their own interest। कह रहे हैं वैसे तो सारी कंट्रीज मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेती है, पर यहाँ पर भी हमने देखा है कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है उनकी ज्यादा चलती है WTO में और वो अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं। तो अक्सर पुअर कंट्रीज ये कंप्लेन करते हैं कि WTO में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बड़े कंट्रीज की चलती है। IMF हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक पर आ जाओ। वर्ल्ड बैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1944 में बनाया गया था। इसका मेन फोकस रहता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्रीज में एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर काम करना, एग्रीकल्चर पे काम करना, गांव का डेवलपमेंट करना, पोल्यूशन कम करना, रूल्स बनाना एनवायरनमेंट को और बेटर बनाने के लिए, रोड्स बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिटी को और बेटर बनाना हो गया, करप्शन कम कराना, डेवलपमेंट कराना, इन सब के ऊपर वर्ल्ड बैंक का फोकस रहता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो भी मेंबर्स हैं उनको वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक का भी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। अक्सर जो गरीब देश होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी क्या करता है, वर्ल्ड बैंक भी रिच कंट्रीज के लिए अच्छे से काम करता है, पुअर कंट्रीज के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कन्फेटी टाइम बच्चों, एक और चैप्टर का वन शॉट हमने फिनिश कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इजी लगा, आसान लगा, पर अभी भागो मत, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जिसको भी राइट आंसर पता है नीचे कमेंट्स में बता दो।
Which of the following has veto power in the Security Council? इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है? मतलब आपको देखना इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि परमानेंट है यूएनएससी में। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी ब्राजील। इजी क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट्स में बता दो। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो बच्चों, तो दैट्स इट फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। बाय बच्चों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।